नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इंडिपेंडेंस डे से हम सब एक दिन दूर हैं और आज के दिन मैं चाहता हूं कि आप अपने इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सिंबल हमारे तिरंगे झंडे के बारे में जानें। मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उसके आंसर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अधिकतर की जानकारी आपके पास होगी, लेकिन कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके दिमाग में तो आए होंगे लेकिन उसका उत्तर आपको ठीक नहीं मिल पाया होगा। तो लास्ट तक जुड़ना है आज के इस लेक्चर से। और काम क्या करना है पता है, 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह इस वीडियो की लिंक जो है अपने सभी दोस्तों को भेजना है इंडिपेंडेंस डे के विश के साथ, क्योंकि इस बार का इंडिपेंडेंस डे सिर्फ कोरा न रह जाए बल्कि आप उनके लाइफ में हमारे इंडिपेंडेंस से जुड़े एक महत्वपूर्ण सिंबल के बारे में कुछ जानकारी भी उनको दे पाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हमारे वर्तमान तिरंगे झंडे यानी नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया। अगर आपका जवाब है 15 अगस्त 1947, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। भारत के वर्तमान नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, यानी इंडिपेंडेंस डे से लगभग 3 सप्ताह पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल फ्लैग संबंधी रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया था। आपको एक जानकारी और भी दे दूं कि इस झंडे का अनुपात 2:3 रखा गया है और बीच में नेवी ब्लू अशोक चक्र इसमें है, जिसमें 24 स्पोक्स हैं। इसको भी साथ ही स्वीकार किया गया था। चक्र का जो डिजाइन है ये सारनाथ के अशोक लायन कैपिटल के एबेकस पर बने व्हील से लिया गया है। चलते हैं एक अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आखिर 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे क्यों चुना गया। बता दूं आपको कि भारत की स्वतंत्रता की ओरिजिनल पॉलिटिकल टाइमलाइन जून 1948 तक थी। मतलब हमको एक्चुअल में 1948 के जून महीने में स्वतंत्रता मिलनी थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रक्रिया तेज कर दी। एक्चुअली 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती थी, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर की घोषणा के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एशियाई जो थिएटर था उसमें निर्णायक अंत आ गया था। माउंटबेटन अलाइड कमांड के जुड़े प्रमुख सैन्य अधिकारी थे और जापान के सरेंडर की जो 15 अगस्त 1945 की जो ऐतिहासिक तारीख है उसको मेमोराइज करने के लिए, उसको याददाश्त में बनाए रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब पारित किया तो उसमें डेट 15 अगस्त 1947 रख दी। और यही वो तारीख है जब दो डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान ये जो है इनका निर्माण वैधानिक रूप से हो सका और इसका रास्ता तय हुआ। लिए चलता हूं आपको अगले प्रश्न पर। इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से तिरंगा क्यों फहराया जाता है। तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है दोस्तों। रेड फोर्ट जो है केवल एक मुगल मॉन्यूमेंट नहीं था। कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्ट्री में यह सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी का पावरफुल सिंबल बन गया था। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर और फिर ब्रिटिश इंपीरियल पावर से इसका संबंध रहा। बाद में आईएनए ट्रायल्स ऑफ 1945 से 46 ने रेड फोर्ट को फ्रीडम स्ट्रगल की कलेक्टिव मेमोरी से और जोड़ दिया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने, आपको जानकारी दे दूं, 15 अगस्त 1947 को लाल किले से तिरंगा नहीं फहराया था। पहला जो झंडा फहरा था हमारा तिरंगे का, वो 16 अगस्त 1947 को फहरा था रेड फोर्ट से। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। उसके बाद रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर द्वारा इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी एक राष्ट्रीय परंपरा बन गई और हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ही तिरंगा फहराने लगे। यानी स्पष्ट बात यह है कि रेड फोर्ट का सिलेक्शन केवल आर्किटेक्चर नहीं बल्कि कॉलोनियल अथॉरिटी के प्रतीक को इंडिपेंडेंस इंडिया की सॉवरेनिटी के प्रतीक में बदलना भी था। लिए चलता हूं आपको अगले प्रश्न पर। क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि इंडिपेंडेंस डे पर हम फ्लैग हॉइस्ट करते हैं और रिपब्लिक डे पर अनफर्ल करते हैं। मतलब एक 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, लेकिन वहीं 26 जनवरी को जो है झंडा फहराया जाता है। दोस्तों, दोनों शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन सेरेमोनियल डिस्टिंक्शन को समझना होगा। इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, इसको हॉइस्ट करना कहते हैं और इसके लिए ही शब्द है हमारे पास ध्वजारोहण। इसका सिंबॉलिक मीनिंग है औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन रहा था और इस समय क्या हुआ, जो ब्रिटिश झंडा था उसे उतारकर भारत के झंडे को उसकी जगह पहुंचाया गया। इसे ही ध्वजारोहण कहते हैं। मतलब जो फ्लैग है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। वहीं रिपब्लिक डे पर फ्लैग पहले से पोल के ऊपर होता है और उसे खोला यानी अनफर्ल किया जाता है।
इसका सिंबलिज्म ये है कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो पहले से स्वतंत्र था, उस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करता है और स्वयं को सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में स्थापित करता है। अगले प्रश्न पर लिए चलता हूं आपको। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन 26 जनवरी को प्रेसिडेंट तिरंगा क्यों फहराते हैं? क्या ये प्रश्न आपके मन में आया है? तो इसका कारण दोनों राष्ट्रीय दिवसों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित हुई थी, मतलब ब्रिटिशर से भारत को मिली थी, और भारत ने इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाना स्वीकार किया। स्वतंत्र भारत की सरकार का नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसीलिए इंडिपेंडेंस डे की परंपरा हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई है। वहीं 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और भारत रिपब्लिक बना। प्रेसिडेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इसीलिए रिपब्लिक डे जो है, इसका समारोह प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है। याद रखना है आपको, 15 अगस्त फ्रीडम मिला था, प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक बना था भारत, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, प्रेसिडेंट इस दिन फ्लैग अनफर्ल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या आम नागरिक अपने घर पर रोज तिरंगा फहरा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, और इसके पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवेल जिंदल का मामला। 2004 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नेशनल फ्लैग को सम्मान पूर्वक फहराना नागरिक की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है दोस्तों। फ्लैग की डिग्निटी और एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन, इनका पालन करना बहुत जरूरी है। आज नेशनल फ्लैग के डिस्प्ले को मुख्यतः फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये जो 2002 में आया था, उसके अमेंडमेंट्स और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के साथ पढ़ा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इन्हीं प्रोविजंस के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की एडवाइजरी जारी करता है। आपको बता दूं, नेशनल फ्लैग जब कभी भी फहराया जाएगा, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर नेशनल फ्लैग का अपमान किया जाता है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। फ्लैग जो है उसको फटा हुआ नहीं फहरा सकते। फ्लैग जो है वो जमीन से नहीं छूना चाहिए, सही अनुपात में फहरना चाहिए। फ्लैग झुका नहीं रहेगा। बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं जिनको आम आदमी नहीं जानता है, ये सब भी हमें जानना चाहिए। फिर एक प्रश्न आता है, अगर तिरंगा झंडा फट जाए या गंदा हो जाए या खराब हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बताया, फटा हुआ झंडा आप नहीं फहरा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खराब तिरंगे को कूड़ेदान में फेंक देना अपराध है, 3 साल की सजा मैंने बताई है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में इस बारे में डिटेल में प्रोविजन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का पैरा नंबर 3.25 कहता है कि जब नेशनल फ्लैग डैमेज्ड या सॉइल्ड हो जाए, मतलब गंदा हो जाए, तो उसे डिसरेस्पेक्टफुली डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। उसे एज अ होल इन अ प्राइवेट, प्रेफरेबली बर्निंग द्वारा या किसी ऐसे स्थान में या अन्य तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए जो नेशनल फ्लैग की डिग्निटी के अनुरूप हो। मतलब या तो उसे एकांत में ले जाकर जलाया जाएगा, उसका दाह संस्कार होगा, या उसे दफन किया जाएगा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए दोस्तों, तिरंगा झंडा कोई सामान्य डेकोरेशन मटेरियल नहीं है जिसे गाड़ी में टांग कर आप घूम रहे हो या घर की छत पर लगा दिया है। उसे फहराते समय ही नहीं, बल्कि उसके खराब हो जाने के बाद डिस्पोज करते समय भी उसकी डिग्निटी को बनाए रखना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और तिरंगे का सम्मान करना एक एक देशवासी की जिम्मेदारी है। लेकिन सम्मान करने के पहले इन सब बातों को जानना भी तो होगा। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है? तो इसका आंसर हाँ है दोस्तों। ये बात बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता। पहले सामान्य नियम ये था कि राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा हमारा है, उसको सूर्योदय के बाद फहराया जाएगा और सूर्यास्त के पहले उसे उतार लिया जाएगा। लेकिन 20 जुलाई 2022 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कर दिया गया। मतलब 2022 के बाद अब नियम ये है कि अगर आपने नेशनल फ्लैग को ओपन में या किसी मेंबर ऑफ पब्लिक के घर पर डिस्प्ले किया है, तो उसे डे एंड नाइट फहराया जा सकता है। मतलब आप कहीं भी तिरंगा झंडा 24 घंटे के लिए फहरा सकते हैं। बार बार तिरंगे को फहराना और उतारना जरूरी नहीं है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि घर में अगर आपने तिरंगा फहराया है तो सूर्यास्त के साथ उसे उतारना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि तिरंगे की डिग्निटी और ऑनर हर समय मेंटेन होनी चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वर्तमान नेशनल फ्लैग गाइडेंस में 2021 और 22 के अमेंडमेंट शामिल हैं, और ये बात हर किसी को जाननी चाहिए। एक और प्रश्न का उत्तर लीजिए दोस्तों, क्या तिरंगे को कपड़े पर पहनना अपराध है? आपको बता दूं, बहुत सारे लोग अभी, अगर आप देखेंगे, जैसे ही 15 अगस्त हो जाएगा तो कुर्ता पहनने लगेंगे तिरंगे का। कुछ लोग जो है तिरंगे का दुपट्टा लेकर घूमने लगते हैं। तो आपको बता दूं, हर प्रकार से नेशनल फ्लैग को कपड़ों पर दिखाना अपने आप में अपराध तो नहीं है, लेकिन इसकी एक सीमा है।
प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार नेशनल फ्लैग का ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए जिसकी उसकी डिग्निटी का अपमान हो। विशेष रूप से फ्लैग को कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म पर इम्प्रॉपर रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है हमको जानना चाहिए, मतलब कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्रों में उसका उपयोग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है और ऐसे किसी जगह उसका उपयोग करना जो इनडिसेंट है वो भी अपने आप में प्रोहिबिटेड है। इसीलिए तिरंगे के कलर्स पहनना और नेशनल फ्लैग का कपड़ा बना लेना दो अलग बातें हैं। आप तिरंगे के कलर का कपड़ा बनाकर पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेशनल फ्लैग का आप कुर्ता बना लें, टी शर्ट बना लें और पहन लें तो ये एकदम अलग बात है। 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने नेशनल फ्लैग का ही वस्त्र बना लिया है और उसका अपमान किया है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी कार पर तिरंगा लगा सकता है या अपनी बाइक पर तिरंगा झंडा लेकर आप घूम सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, ये प्रोहिबिटेड है। घर पर नेशनल फ्लैग फहराने का अधिकार और सरकारी कार पर ऑफिशियल नेशनल फ्लैग लगाने का प्रिविलेज ये दोनों अलग अलग हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार मोटर कार्स पर नेशनल फ्लैग डिस्प्ले करने का प्रिविलेज केवल स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज को दिया गया है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, अपने कार पर नेशनल फ्लैग फहरा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट फहरा सकते हैं, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इन लोगों को अधिकार है कि ये अपनी गाड़ी पर तिरंगा फहराएंगे। आम आदमी को गाड़ी पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं है। ये बात देश के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आमतौर पर देखने में आता है कि लोग कार पर तिरंगा फहराकर घूमते रहते हैं। इसीलिए सिर्फ पैट्रियोटिज्म के नाम पर अपनी प्राइवेट कार के बोनट पर ऑफिशियल स्टाइल नेशनल फ्लैग लगाना फ्लैग कोड के अनुसार नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और प्रश्न है दोस्तों, तिरंगे का अपमान करने पर कितनी सजा हो सकती है? लगातार अपने लेक्चर्स में मैंने अभी इसका आंसर दे दिया है, लेकिन अब डिटेल में समझाऊं कि ये केवल एटिकेट का मामला नहीं है दोस्तों। इसके लिए पार्लियामेंट ने बकायदा क्रिमिनल लॉ बनाया है। कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें सेक्शन 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेस या पब्लिक व्यू में नेशनल फ्लैग को जलाना, म्यूटिलेट करना, डिफेस करना, डिफाइल करना, डिसफिगर करना, डिस्ट्रॉय करना, ट्रैम्पल करना या किसी अन्य तरीके से तिरंगे का डिसरेस्पेक्ट करना पनिशेबल ऑफेंस है। धारा 2 में इसके लिए 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों का प्रोविजन किया गया है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है और आपकी जिम्मेदारी है कि इस बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और प्रेम या सम्मान करने के इस तरीके को लोग जानें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तिरंगे के साथ सम्मान दिखाना चाह रहे हो, आप तिरंगे का उपयोग करके अपनी पैट्रियोटिज्म को बताना चाह रहे हो और ऐसा करने में ही अपमान हो जाए और कहीं आपको सजा न भुगतना पड़ जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तिरंगे में 3 रंग हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या आपको पता है? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल फ्लैग प्रस्तुत करते समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कलर्स की फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन समझाई थी। उन्होंने समझाया था कि सैफ्रॉन कलर रिनंशिएशन यानी कि त्याग का प्रतीक है, व्हाइट को उन्होंने लाइट यानी कि ज्ञान की रोशनी का प्रतीक बताया था और साथ ही ट्रुथ के पाथ से जोड़ा था। ग्रीन को यानी हरे रंग को सॉइल, प्लांट लाइफ और जीवन से जोड़ा था। बीच के अशोक चक्र को धर्म और मूवमेंट यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक बताया था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, इन रंगों को अलग अलग रिलीजन्स का रिप्रेजेंटेशन समझना गलत है। नेशनल फ्लैग में जो रंग हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो 3 रंग हैं ये 3 अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। नेशनल फ्लैग पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का है। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से इसको जोड़ना सही नहीं है। भारत के वर्तमान फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को फॉर्मली अडॉप्ट किया था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया है। ले चलता हूं अगले प्रश्न पर। नेशनल फ्लैग को हाफ मास्ट कब किया जाता है, मतलब राष्ट्रीय झंडा कब आधा झुकाया जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही इस लेक्चर में आपको बताया कि झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि झंडा हाफ मास्ट होता है। तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर अपनी इच्छा से नेशनल फ्लैग को हाफ मास्ट नहीं किया जा सकता। यह गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस और प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। फ्लैग कोड में यह भी लिखा गया है कि हाफ मास्ट किन किन की मृत्यु पर हो सकता है। जब राजकीय शोक हो, ऐसे समय पर फ्लैग को हाफ मास्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा करते समय फ्लैग को सीधे आधे तक नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि उसे पूरी तरह पीक तक होइस्ट किया जाता है और उसके बाद हाफ मास्ट पोजीशन पर नीचे लाया जाता है। दिन समाप्त होने पर भी पहले उसे दोबारा पीक तक ले जाया जाता है और फिर उतारा जाता है।
तो इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं दोस्तों, आपको जानना चाहिए। एक और फैसिनेटिंग रूल जानना चाहिए आपको कि मिलिट्री फ्यूनरल में कॉफिन पर नेशनल फ्लैग रखा जा सकता है, लेकिन फ्लैग को ग्रेव पर नहीं उतारा जाता और पायर यानी कि जो चिता होती है उस पर उसको नहीं जलाया जाता है। तो ये सिर्फ शहीदों के सम्मान के लिए उनको उड़ाया जाता है, तिरंगे से उनको ढका जाता है, आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको अपने तिरंगे झंडे, जो कि हमारे देश की आन बान शान है, के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आप किसी और विषय के बारे में ऐसे ही विस्तार से जानना चाहते हैं। ये भी बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसे लगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते जाइए ताकि देश की आन बान शान इस तिरंगे के प्रति हम सम्मान व्यक्त कर सकें। मेरे और समस्त विधिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।